नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है दिल्ली के करीब हरियाणा के रोहतक ज़िले की। रोहतक ज़िले में एक आदमी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट पर काम किया करता था। उम्र थी यही तकरीबन 35-40 साल के आसपास। नाम था जगदीप। जगदीप रोहतक में चूंकि यूनिवर्सिटी में काम करता था तो यूनिवर्सिटी के पास में ही एक किराए के मकान में रहता था और अकेला ही रहता था। बाकी उसके परिवार के लोग किसी और जगह पर रहते थे जहां उसका आना जाना था, और कामकाज के सिलसिले में चूंकि वो रोहतक में रहता था तो रोहतक में उसकी अकेले की रिहाइश थी। रोहतक में रहते हुए उसे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए थे और वो एक ही मकान में पिछले 4-5 सालों से टेनेंट के तौर पर रह रहा था, किराएदार के तौर पर रह रहा था, और ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। कहीं कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन ये जो जगदीप नाम का आदमी है, ये अचानक अपने घर से गायब हो गया। कहाँ गया, किससे मिला, कैसे गायब हो गया, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो जगदीप के जो नाते रिश्तेदार हैं वो काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने अपने तौर पर जगदीप से बात करने की कोशिश की, मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उन्होंने हार कर पुलिस में जगदीप के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है, हमारे देश में जब कोई बालिग आदमी गायब होता है तो पुलिस जो है, ये आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है, पुलिस उस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती। पुलिस ये मान कर चलती है कि अच्छा बालिग है, समझदार है, तो खुद ही अपनी मर्जी से कहीं गया होगा, लौट आएगा। और अक्सर यही बोलती है पुलिस। थाने में अगर इस तरह के मामले में रिपोर्ट कोई दर्ज करवाने पहुंचता है तो पुलिस बोलती है कि ठीक है, आप घर जाइए, हम अपनी तरफ से पता कर रहे हैं, आप भी पता कीजिए, अगर आपको पता चल जाए हमें बताइएगा। मतलब जिस पुलिस से हमें उम्मीद होती है कि वो हमारे किसी गुमशुदा फैमिली मेम्बर को ढूंढेगी, वो पुलिस वाला उल्टा फैमिली वाले को ही कहती है कि आप भी पता कीजिए, हम भी पता कर रहे हैं। तो खैर, इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस जगदीप को ढूंढती रही लेकिन जगदीप का कोई पता नहीं चला। दिन गुजरते रहे, वक्त गुजरता रहा, और धीरे धीरे आसपास के लोग जगदीप को भूलने लगे। घर परिवार वाले नहीं भूले थे। उन्होंने बाद में थाने में जाकर जो रिपोर्ट लिखवाई उसमें उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें शक है कि उन्हें कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है, बंधक बनाकर रखा हुआ है, तो पुलिस को उन लोगों से पूछताछ भी करनी चाहिए। कुछ सस्पेक्टेड लोगों के नाम भी जो है वो पुलिस को बताए गए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात, कोई फायदा नहीं हुआ। जगदीप के बारे में कोई खोज खबर किसी को नहीं मिल पाई। ये बात है पिछले साल दिसंबर के महीने की, यानी तकरीबन 24-25 तारीख की बात है ये, जिस समय ये जगदीप गायब हुआ था। और 24-25 दिसंबर से लेकर अब हम लोग मार्च में हैं, तो समझ लीजिए कि 3 महीने का वक्त जो है अब गुजर चुका है, और इन 3 महीनों से जगदीप का अब तक कोई अता पता नहीं था। 3 महीने बाद एक अजीब इत्तेफाक हुआ। अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि जगदीप गायब तो हुआ था, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जगदीप को कोई ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। जगदीप को किसी न किसी ने गायब तो किया होगा, या तो फिर जगदीप खुद कहीं चला गया। इन दोनों में से एक ही चीज़ें हो सकती हैं। तो जगदीप को दरअसल किसी ने गायब किया था, और जिसने भी गायब किया था उसका कोई राजदार भी था, उसके बारे में कोई जानता भी था। तो वो जो राजदार है, जो वो रहस्य जानने वाला आदमी था, उसने जगदीप के बारे में रोहतक के एक पुलिस इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म किया। ये बेसिकली पुलिस का एक मुखबिर था जिसने रोहतक पुलिस के इंस्पेक्टर को एक जानकारी दी, और जानकारी देकर ये बताया कि एक आदमी रोहतक के ही पैंटावास नाम के एक गांव में दिसंबर के महीने में जिंदा दफना दिया गया था। पुलिस वाला सुना तो पुलिस वाले के होश उड़ गए। उसे लगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, किसी आदमी को जिंदा दफना दे, ये तो भयानक मामला है। मतलब मर्डर तो है ही, लेकिन बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का मर्डर है, ब्रूटल मामला है। तो पुलिस ने कहा कि भाई कैसे, तुम ये बात कैसे कह रहे हो? तो मुखबिर ने कहा कि देखिए, आप मेरे बारे में किसी को ना बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ। पैंटावास गांव है और वहाँ गांव में एक तालाब है। प्रॉपर लैंडमार्क उसने बताया, पहचान बताई, और बताया कि तालाब के बाईं ओर एक आपको दिखेगी एक जगह जिसकी मिट्टी अभी भी शायद कच्ची हो, क्योंकि 3 महीने पुरानी बात है। तो वहाँ पर एक आदमी को जिंदा दफनाया गया है, और ये मेरी पक्की खबर है। पुलिस ने मुखबिर से कहा कि देखो, अगर खबर झूठी निकली तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मुखबिर ने कहा कि नहीं साहब, मैं अगर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है, आप पता कर लीजिए, 100% वहाँ पर एक आदमी को जिंदा दफना कर
छोड़ दिया गया है और आप चाहे तो इन्वेस्टिगेट करके पता कर लीजिए। तो खैर मुखबिर की ये जानकारी देने के बाद पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है रोहतक का, उसे लगा कि नहीं, इस मामले को पता तो करना चाहिए क्योंकि ये मर्डर का मामला है। और मैंने आप लोगों को ये भी बात पहले कई बार बताई है कि पुलिस बाकी मामलों में तफ्तीश में कितनी ढिलाई करती है, क्या करती है, ये नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा देखा है पर्सनली कि अगर मर्डर का मामला होता है तो पुलिस जो है बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट करती है। तो गुमशुदगी के मामले में उस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं की पुलिस। अब मर्डर के मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, पुलिस अब सीरियस हो गई। पुलिस ने पिछले 3-4 महीनों में जितने लोग रोहतक से और ख़ासकर उस पर्टिकुलर इलाके से गायब हुए थे, उन लोगों का डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। गुमशुदगी की रिपोर्ट किस किस की दर्ज हुई, कौन है, एज ग्रुप क्या है, कहाँ रहता था, प्रोफाइल क्या है, सब पता करना शुरू किया। और यही पता करते करते आखिरकार पुलिस को जगदीप नाम के उस आदमी के बारे में जानकारी मिली और पुलिस को यह भी पता चला कि अरे, जगदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दिसंबर के महीने में ही दर्ज हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही आदमी वहाँ दफन हो। तो पुलिस जो है अभी धीरे धीरे कड़ियाँ जोड़ने लगी। और चूंकि पुलिस को बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन बताया गया था, तो पुलिस जो है इसी जगदीप के उस गड्ढे में दफन होने का शक लिए हुए पुलिस एक दिन पहुंची उस पैंटावास गांव में। और तालाब के किनारे वो जो पर्टिकुलर लैंडमार्क था जिसके बारे में बताया गया था, पुलिस ने उस जगह की खुदाई चालू करवाई। तकरीबन 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। पुलिस ने लेबरर्स की मदद ली और गहरा गड्ढा खोदते चले गए। और 7 फीट काफ़ी होता है, 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और आखिरकार उस गड्ढे से पुलिस को हड्डियाँ, कंकाल और खोपड़ी की शक्ल में जगदीप की लाश बरामद हो गई। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग बात था। एक आदमी जो एक यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर गायब था, अचानक वो एक रोज़ घर से गायब हो गया और गायब होने के बाद अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में एक खेत में तालाब के किनारे वो दफन मिला और जानकारी ये मिली कि उसे ज़िंदा दफनाया गया था। तो लाश तो पुलिस बरामद कर चुकी थी, अब जिसकी जगह थी, जिसका ज़मीन था, उसकी जानकारी के बगैर ये सब हो नहीं सकता था। पुलिस ने अब ये पता करना शुरू किया कि इस आदमी का जगदीप से क्या कनेक्शन हो सकता है जिस आदमी के ज़मीन में ये लाश दफनाई गई है। तो बहुत जल्दी उसका भी कनेक्शन निकल आया। पता चला कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर लाश दफनाई गई है, उस ज़मीन का मालिक है राजकरण। और राजकरण जो है उस मकान का, उस हाउस का दामाद है जिस मकान में जगदीप किराए पर रहता था। मतलब राजकरण के ससुराल में जगदीप किराए पर रहता था और वो जगदीप गायब हुआ था और गायब होने के बाद राजकरण की ज़मीन पर उसे ज़िंदा दफनाया गया था। पुलिस अब कड़ियाँ जोड़ने लग गई। पुलिस ने पता किया कि भाई क्या रीज़न हो सकता है। तो छानबीन करते करते पुलिस को यह पता चला कि राजकरण की जो बीवी है वो अक्सर अपने पीहर, अपने मायके जाया करती थी और उसका मायके कहाँ था, वहीं रोहतक में था जहाँ जगदीप किराए पर रहता था। तो वहाँ पर जगदीप के साथ राजकरण की बीवी का कोई अफेयर शुरू हो गया था। इस तरह की आशंका या इस तरह का शक राजकरण को था। अफेयर था नहीं था इसके बारे में ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता और ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस बताएगी, लेकिन राजकरण को शक था कि उसकी बीवी के साथ जो है जगदीप नाम के उनके ससुराल के किराएदार का अफेयर चल रहा है। बस ये जो शक था ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। इसी शक के आधार पर उसने जगदीप के कत्ल की पूरी प्लानिंग की और कत्ल भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि ज़िंदा गाड़ देने का। उसने बाकायदा 2 मज़दूर बुलवाए और पहले अपने तालाब के किनारे एक जगह का चुनाव किया और उस जगह पर 7 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया। वो इंश्योर करना चाहता था कि इतना नीचे दफनाया जाए जिससे मतलब लाश किसी कीमत पर बाहर ना आ सके। कई बार होता है कि लाश ठिकाने लगाने के लिए लोग दफना देते हैं उथले तरीके से, छिछले तरीके से, कुत्ते जानवर नोच कर निकाल देते हैं, भेद खुल जाता है। राजकरण कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने 7 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया, 2 मजदूर बुलवाए, गड्ढा खोद कर तैयार किया। उसके बाद जिसको इस गड्ढे में डालना था उसे किडनैप करने पहुंचे। राजकरण अपने साथ इन 2 मजदूरों को लेकर गया, 2 मजदूरों को लालच दिए, दोनों इस बात के लिए तैयार भी हो गए और 3 लोग 24 दिसंबर 2024 की शाम को या रात को वो गए जगदीप के ठिकाने पर, यानी अपने ससुराल। राजकरण गया वहाँ से किसी बात से उसको बहला फुसला कर या धोखे से बात करने के नाम पर उन्होंने जगदीप को बुलाया। अब जगदीप भी राजकरण अगर बुलाता तो आ ही जाता, क्योंकि घर का दामाद बुला रहा है, लैंडलॉर्ड का दामाद है, तो लैंडलॉर्ड की तो एक अलग इज्जत होती है, किराएदार जो है वो इज्जत से पेश भी आते हैं और जब मकान मालिक का दामाद बुला रहा हो तो जाना बनता भी है। तो ये जो है जगदीप उससे मिलने चला गया राजकरण से।
राजकरण पहले से साजिश रचे हुए बैठा था। उसने अपनी गाड़ी में बाकी 2 लोगों के साथ मिलकर जगदीप को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद अपने गांव लेकर आया। रात के अंधेरे में उसे बुरी तरह से पीटा, ब्लैक एंड ब्लू, और पीटने के बाद जब जी भर गया तो उसकी तब सांसें चल रही थी, वो जिंदा था। उसे राजकरण ने उसी 7 फीट गहरे गड्ढे में जो उसके लिए खुदवाया गया था उसमें डाला और ऊपर से मिट्टी डाल दी। देखिए, एक आदमी जब जिंदा हो, जब उसकी सांसें चल रही हो, उसे जब जिंदा दफना दिया जाता होगा तो आप सोचिए कि हमारी सांस अगर चंद सेकंड्स के लिए भी रुक जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। किसी इंसान को अगर मिट्टी में दफना दिया जाए जिंदा तो उसको क्या तकलीफ होती होगी। पोस्टमार्टम में मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं। डॉक्टर ये बताते हैं कि पोस्टमार्टम में डॉक्टर ये ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि सांस की जो नली होती है, ट्रैकिया और फेफड़ा, जहाँ तक हम इनहेल करते हैं, वहाँ तक धूल कण और मिट्टी इस तरह के मामलों में डिपॉजिट हो जाती है, नज़र आती है। और पोस्टमार्टम में इस तरह के मामलों का खुलासा भी होता है। मुझे टेक्निकली ये तो नहीं पता कि अब 3 महीने बाद जब इस लाश की खुदाई हुई है तो जाहिर है लाश तो काफ़ी हद तक गल चुकी है। अब उसमें फेफड़ा और ट्रैकिया बचा है या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं। हड्डियाँ बचेंगी 3 महीने में, मतलब ये मुझे लगता है। कॉज ऑफ डेथ एग्जैक्टली असर्टन हो पाएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हत्या हुई है, इस बात की तो पुष्टि हो ही जाएगी। और वहाँ दफनाया गया था, वो कोई कब्रिस्तान तो है नहीं कि प्रॉपर मौत के बाद कोई सेरेमनियल तरीके से किसी को बरी किया गया हो, दफनाया गया हो। तो ये हत्या का मामला है, ये तो इस्टेब्लिश हो ही जाना है। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक आदमी ने सिर्फ शक के बिना पर एक दूसरे आदमी को अगवा किया और उसे जिंदा दफनाकर उसकी हत्या कर दी। मामला हरियाणा के रोहतक का है। पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा किया है। जो मेन कल्प्रिट राजकरण है, अब जब मैं आपके सामने इस स्टोरी को लेकर आया हूं, अब तक राजकरण को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन आज नहीं तो कल उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस दौर में जब पति पत्नी के रिश्तों को लेकर जो है बहुत उथल पुथल है, आप देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे की जान लिए ले रहे हैं। अभी औरैया की घटना कल आप लोगों ने सुनी होगी, शम्स सर ने आप लोगों को सुनाई होगी। एक महिला ने अपने ही मुंह दिखाई की रकम से अपने नए नवेले दूल्हे की हत्या करवा दी, और उधर मेरठ में मुस्कान और साहिल नाम के एक प्रेमी जोड़े ने मुस्कान के पति सौरभ की हत्या कर दी थी। तो इस तरह के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। और उसके बीच में एक केस ये भी है जिसमें शक के बिना पर एक आदमी की हत्या कर दी गई और वो भी उसे जिंदा दफना कर मारा गया। तो अपने आप में बड़ी दर्दनाक कहानी है। हालांकि ये समाज है और समाज में तरह तरह की चीज़ें होती रहती है। आपने उस स्टोरी के बारे में भी सुना होगा, यूपी में संत कबीर नगर में एक आदमी की शादी हुई और शादी होने के बाद कई साल उन्होंने साथ गुजारे, तकरीबन 10 साल, और उनको 2 बच्चे भी हुए। 7 साल का एक बेटा, 2-3 साल की एक बेटी, और परिवार ठीक ठाक चल रहा था। ये जो आदमी था उसका नाम है बबलू। ये कमाने के लिए रोज़गार के सिलसिले में दूर जाया करता था, मतलब अपने गांव में नहीं रहता था। इधर गांव में उसकी शादीशुदा, मतलब उसकी जो वाइफ है, 2 बच्चों की माँ, उसने गांव के किसी और लड़के से आंखें चार कर ली, अफेयर हो गया। पति बबलू को पता चला। बबलू ने अपनी बीवी को बुलाया और बुलाने के बाद बोला कि बताओ तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, प्रेमी के साथ रहना चाहती हो, तय करो। ऐसे कई केसेस हम देखते हैं। तो इस लड़की ने कहा, इस महिला ने, कि नहीं मैं तो प्रेमी के साथ रहूँगी, आपके साथ नहीं रहूँगी, मन भर गया मेरा। तो इसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी कराऊँगा। इसके बाद उस आदमी ने, बबलू ने, खुद अपनी बीवी की शादी बीवी के प्रेमी के साथ अपने ही गांव के मंदिर में करवा दी। अब इसको मजबूरी कहें, बड़ा दिल कह लें, या कुछ भी कह लें, लेकिन उसने अपराध का रास्ता नहीं चुना। लोग इस बात के लिए बबलू की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बेवफा बीवी की लोग आलोचना कर रहे हैं, और उन बच्चों पर लोगों को तरस आ रहा है जिन बच्चों ने अपनी माँ की शादी होते हुए देखी। और बबलू ने यह कहा कि अब बच्चे जो है मैं पाल लूँगा, मैं बच्चों का पिता हूँ, मैं उनकी परवरिश कर सकता हूँ, तुम जाओ, तुम आज़ाद हो, तुम अपने प्रेमी के साथ रहो, और शादी करा दी। तो ये भी एक कहानी है, ये भी एक पहलू है, बहुत अनोखी और अजीब सी बात। मुझे लगा कि जाते जाते आप लोगों को ये भी बता दूं। लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले पूरी तरह आइए जो हमारी परिपाटी है, कुछ कमेंट्स आप लोगों के और कुछ नाम जो आप लोग इतना मेहनत करके और वक्त निकाल कर लिखते हैं, मेरी स्टोरीज़ में कमेंट करते हैं, कुछ पढ़ता हूँ। अनादि क्रिएट्स के नाम से एक आईडी है। उन्होंने कहा है कि जो पिछली मेरी स्टोरी थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से पुलिस ने, बेंगलुरु की पुलिस ने, कार में लगे 2 रिबन्स, 2 फीतों के सहारे अटेम्प्ट टू मर्डर के कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व किया, उन्होंने उसके लिए पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की तारीफ़ की है।
अनादि क्रिएट्स के नाम से एक आईडी है। इसके अलावा नरेंद्र जोशी जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि लोग जो है छोटी मोटी बातों पर अपराध को अंजाम देते हैं, खतरनाक फैसले करते हैं और बाद में बाकी ज़िंदगी उन्हें सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ती है। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर इंसान थोड़ा वाइजली डील करे ना, अपने गुस्से पर काबू रखे और जुर्म का रास्ता छोड़ दे, तो फिर अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी घटनाएं होती हैं, तकरीबन सारी घटनाएं सुलझ जाती हैं। चलिए कुछ एक घटनाएं नहीं भी सुलझती होंगी, लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम अपराध करेंगे तो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। ऐसे बेवकूफ़ लोगों पर मुझे बड़ा तरस आता है और वो बेवकूफ़ लोग दूसरों की भी जान ले लेते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही हैं। अनिल शाक्या ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। निवेदिता गुप्ता हमारी रेगुलर लिसनर है, वो भी कमेंट करती हैं, गॉड ब्लेस यू लिखा है उन्होंने। 96 के नाम से एक आईडी है और इन्होंने लिखा है कि केस तो सुलझ जाएगा लेकिन एफआईआर फिर भी ये लॉ कुछ नहीं करेगी पैसे लूटने के अलावा। कुल मिलाकर वो लीगल सिस्टम से काफ़ी परेशान है और उनका ये कहना है कि लीगल सिस्टम जो है वो पैसे लूट रही है। देखिए ये बात सही है कि गेटिंग जस्टिस इन आवर कंट्री इज़ अ टफ टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सोचिए कितने ऐसे आम लोग होते होंगे जो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते होंगे। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर को अफोर्ड कर सकते हैं? क्या वो अपना काम काज, नौकरी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी छोड़कर किसी मुकदमे को फॉलो करने के लिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बहुत ही या तो जुनूनी किस्म के लोग हों या फिर परिवार का कोई एक ऐसा मेम्बर जिसकी जिम्मेदारी ही दे दी गई हो कि भैया तुम लीगल मामला यही देखो, बाकी लोग सपोर्ट करने वाले हों, तभी वो केस लड़ सकता है। जस्टिस बहुत डिलेड है हमारे देश में, बहुत देर से मिलता है इंसाफ और कई बार मिलता भी नहीं है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर किसी लॉयर को अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे लॉयर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लाखों रुपए जिनकी फीस है, एक एक पेशी पर जो है लोग 10-10 लाख रुपए लेते हैं, ऐसे लॉयर्स हैं। बल्कि मैं तो कम बता रहा हूँ, स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है। प्रतिमा शर्मा ने भी कमेंट किया है, उन्होंने वेरी गुड जॉब लिखा है पुलिस वालों के लिए। इसरार शेख महाराष्ट्र से हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। जगन्नाथ तिवारी जी हैं, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं, राघवेंद्र तिवारी जी हैं। तेंजिन रेगुलर लिसनर है हमारी, ये न्यूयॉर्क में रहती हैं। आज इनके आईडी से मैं इनके कुछ वीडियोस देख रहा था, ये बहुत अच्छी सिंगर है। हालांकि ये पता नहीं किसी एक ऐसी भाषा में गाना गा रही थी तेंजिन कि मैं उनकी भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मणिपुर साइड की हैं आप। तो तेंजिन आप अपने बारे में थोड़ा और बताइए, आप अच्छा गाती हैं लेकिन जिस भाषा में आपने गाया मुझे वो समझ में नहीं आया। योगा विथ विकास के नाम से एक आईडी है, ये भी हमारे दर्शक हैं, मूल रूप से बंगाल के हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया है, उत्तराखंड में रहते हैं और योगा टीचर हैं, योगा एक्सपर्ट हैं। जया अवस्थी जी ने जय हिंद सर जी लिखा है, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरी ओर से, जय हिंद। और इसके अलावा गुरु प्रताप समथिंग के नाम से एक आईडी है, कुशीनगर से है, ये बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुशीनगर मेरे ख्याल से उधर ही है, गोरखपुर के आसपास। निखिल रूल्स, निखिल फ्रॉम दिल्ली, इन्होंने भी कमेंट किया है। पिंकी चारण ने कमेंट किया है, इमोजीज भेजी है, थैंक यू वेरी मच। सोहेल सैयद हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। शैतान सिंह साधु, ये जालोर राजस्थान से हैं। भूरा राम ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद। विनय नासवाले जी, निरंजन का कमेंट है। प्रदीप कुमार, नेहा महतो ने कमेंट किया है, महतो सरनेम से मुझे लगता है यस एग्जैक्टली। इन्होंने लिख भी दिया है कि मैं धनबाद झारखंड से हूँ और आपकी स्टोरी का इंतज़ार करते हैं पर आप रेगुलर क्यों नहीं हैं। बस यही मत पूछिए क्यों नहीं है, रेगुलर होना तो मैं भी चाहता हूँ। नो इंडिया के नाम से भी एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद नाम जो है वो सरनेम के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, और जब आप अलग से नहीं लिखते हैं तो पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मोहम्मद साहब ने कमेंट किया है, मैं ऐसा कह देता हूं क्योंकि इनिशियल नेम इनका मोहम्मद है। ये सऊदी अरब से रेगुलर हमारे स्टोरी सुनते हैं। विजेंद्र सिंह जी हैं, प्रदीप भाम्बू जी हैं, एक और हमारे दर्शक हैं द्रंजू गुरावा, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैं नाम ही नहीं समझ पाया। अपना नाम लिख देती तो बहुत अच्छा होता। मेरे ख्याल से किसी लेडी की तस्वीर मुझे दिख रही है छोटे से आइकन में। सर योर वॉइस इज़ वेरी मैस्कुलिन, दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव, इन्होंने ऐसा लिखा है। थैंक यू वेरी मच इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। जीवन नूर और फारूक सदात ने भी कमेंट किया है, ये मुल्तान पाकिस्तान से हैं और ये लिख रहे हैं कि वो मेरी स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो उन्हें अच्छा लगता है और वो डेली मेरी स्टोरी सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच फारूक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं, जो भी लोग कमेंट्स करते हैं और जो नहीं करते मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूं, खासकर इस बात के लिए कि कम से कम आप मेरी स्टोरी सुनते तो हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। मैं आइंदा हर बार ये मैं बोलता हूँ लेकिन वही कहीं कमी रह जाती है। रेगुलर आने की अब कोशिश करूँगा, बीच में बीमार भी रहा, कुछ छुट्टियाँ ली पर्सनल रीज़न से, आप सबको पता है।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, होपफुली अब रेगुलर रहूंगा। अभी 3-4 दिनों से तो मैं रेगुलर हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।